गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे, जहां पर कई लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं। मैं आज इन सभी लोगों से इनमें से जो भी सवाल के जवाब देना चाहेंगे उनमें से एक एक करके पूछूंगी कि आखिर उनकी क्या राय है 15 अगस्त को लेकर, उनकी क्या राय है मोदी सरकार को लेकर और उनकी क्या राय है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, अपना नाम बताइए आप। श्रावणी समीर आचार्य। क्या 15 अगस्त को लेकर क्या देखती हैं, क्या कितनी खुशी है? 15 अगस्त हमारे आज़ादी का जश्न आने वाला है। मुझे तो बहुत खुश है क्योंकि मैं कर्नाटक से इधर आई हूँ। अगस्त 15 को फ्लैग होस्टिंग को देखने के लिए आए हैं मैं और मेरे पति जी। इससे बात करें। जी, आप बताइए कितने खुश हैं? हमारा देश की आज़ादी का जश्न आने वाला है। जश्न मनाने वाला बहुत खुश है, लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रेड फोर्ट का लाल किले पे आया था, जहाँ पे ये झंडा लहरा रहा है, उसके नीचे ही बहुत सारी गंदगी है। तो मैंने उसके बारे में स्वच्छ भारत के तहत मैंने रिपोर्ट की है प्रधानमंत्री जी को। मैं ये चाहता हूँ आज आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा कि ये प्रसारित हो और उसके साथ ही साथ 15 अगस्त से पहले वो क्लीन भी हो जाए। मतलब बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, जैसे कि आप लाल किले पे अगर आप वहाँ पे जाए तो अगर एक बार आप अंदर गए 3-4 घंटे आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की सुविधाएं अगर है तो स्वच्छ भारत का जो जिम्मेदारी हमने ली है या फिर किसी भी तरह की जो हमने जिम्मेदारी ली है वो तो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब क्लीन हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान की आपने बात की, तो क्या लगता है कि जो पीएम मोदी की तरफ से कवायद शुरू की गई थी उसमें पीएम मोदी सफल हुए हैं स्वच्छ भारत को लेकर? जी, वो सफल हुए हैं, हम थोड़े असफल रह गए हैं। जो सिटीजन्स है तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। हर तरफ तो प्रधानमंत्री जी आके कूड़ा तो नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने ये सब किया है तो उसे यूज़ करना भी हम जानना चाहते हैं। तो ये हमारी तरफ से भी थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन मैं विनती करता हूँ यहाँ के कर्मचारियों से, जो ये यहाँ के लोकल म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि रोज़ जो आपका जो कर्तव्य है वो ठीक तरह से निभाइए। जो प्रदूषण तो यहाँ पे बहुत है, उसके साथ ही साथ जैसे कि मैं यहाँ पे एक विज़िटर हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी भी है, जो विजिटर्स की वजह से हो या फिर लोकलाइट्स की वजह से हो। तो ये गंदगी दिल्ली की राजधानी जो है उसे शोभा नहीं देती। तो प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? जी, यहाँ के प्रदूषण के लिए तो मैं दिल्ली के प्रदूषण के लिए तो यहाँ के सरकार को ही मानता हूँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो भी है, शायद मेरे से अरविंद केजरीवाल जी हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी है। तो इस टीवी चैनल के द्वारा मैं विनती करता हूँ कि यहाँ का थोड़ा और आपने तो माहौल बनाया है, आपका निशान ही है ये स्वीप का, तो पूरी तरह से स्वच्छ कीजिएगा, तो इससे जो भी परेशानियां हैं वो मिट जाएंगी। मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों? जी, एक बात है कि हमारे इंडिया का जो शान है, आन है, बान है, वो बहुत सारे राष्ट्रों में वो जा रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियंस भी उतने ही तादाद में हैं और फॉरेनर्स भी है। तो लोगों को लग रहा है कि भारत के ऊपर जो विश्वास था मोदी जी के कारण से वो बढ़ रहा है। यानी कांग्रेस की अपेक्षा मोदी सरकार का शासनकाल बेहतर है? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी का शासन ही होगा। मेरे ख्याल से उनके शासन होने से ही एक गरिमा है जो भारत की वो बढ़ सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप किसी को भी पूछ लीजिए तो वो मोदी के बारे में है। अगले साल राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, किसको पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी जी को। ऐसी क्या खासियत है नरेंद्र मोदी जी में? जी, उनका व्यक्तित्व ही एक खासियत से बनी हुई है। उन्होंने सब तरह के पहलुओं को छू रखे है, चाहे वो लो क्लास पीपल हो या फिर हाई क्लास पीपल हो। सब तरह के पहलुओं को उन्हें छुआ हुआ है, चाहे खेलो इंडिया हो या फिर स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट हो या फिर विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप इंडिया हो। तो इन सभी की जो बढ़ोतरी उन्होंने की है, मेरे ख्याल से शायद किसी ने नहीं की। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाए तो वहाँ पे वाईफाई यूज़ करना, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति को खाने से ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता है। तो जहाँ कहीं भी हम जाए तो एक थोड़ा सा वाईफाई मिल जाए तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एकत्रित हो। ज्ञान को उन्होंने बढ़ोतरी दी है, इसलिए मैं मोदी जी को ही चूज़ करता हूँ। सवाल है मेरा, अभी हाल ही में पत्रकारिता पर एक आघात हुआ है। पूर्ण प्रसून वाजपेयी को एबीपी न्यूज़ से इस्तीफा देना पड़ा है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं?
जी एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे भारत में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टीवी के द्वारा जो न्यूज़ आती है तो उन सभी न्यूज़ों से ही वो अपना देश के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो वो सब प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अगर एक पत्रकार को ऐसी परिस्थिति पे आने पड़े जहाँ पे वो उनका इस्तीफ़ा देना पड़े, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत सारी होंगी उनके ऊपर, तो जिसके वजह से उस पत्रकार को यहाँ पे बहुत मुश्किल सामना करना पड़ किस रहा है। तरह के पॉलिटिकल प्रेशर की इस बताइए ज़रा। मैंने तो उस केस के बारे में लेकिन पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारे कर्नाटक में जैसे ये पत्रकारों पे अगर कुछ चलता है वाहियात हरकतें या फिर उनके ऊपर दबाव आता है तो सभी पत्रकार ही मिलके उस पॉलिटिशियन या फिर किसी ने उस पर जोर दिया उन पर ही दबाव डालते हैं वापस। तो मेरे ख्याल से ये आप पर ही बनता है कि आपके एक सहपाठी है पत्रकार, तो आपको ही ज़्यादा दबाव बनाना पड़ेगा। जी शुक्रिया आपका। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, हाल ही में पूर्ण प्रसून वाजपेयी को एबीपी न्यूज से इस्तीफा देना पड़ा है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार बहुत हद तक राजनीति है। राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया गया है। और यही नहीं, पत्रकारों के ऊपर जो हाल ही में जो हमले हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक ले लो या आसाम ले लो, आसाम में भी बहुत पत्रकारों पे हमले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे वहाँ से एक न्यूज़पेपर छपता है पूर्वोदय, उसके एडिटर पे भी हमला हुआ। बीजेपी की सरकार है। बस समझने लायक बात यह है कि जहाँ बीजेपी का शासन है वहीं हमला क्यों हो रहा है। तो यानी कि इस केस के लिए पूर्ण प्रसून वाजपेयी के इस्तीफे के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें ये केस मैंने भी पूरी तरह भी पढ़ा नहीं है, मैंने टीवी में थोड़ा बहुत सुना है, तो इसके लिए मैं भी खुल के तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसके लिए राजनीति बहुत हद तक जिम्मेदार है। बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन एक सवाल और है कि इस केस में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक जो सरकार की तरफ से दबाव था, तो किस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, सरकार की तरफ से तो दबाव की बात ऐसी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी दबाव रहता था, बीजेपी भी दबाव देती है। आज बहुत से न्यूज़ चैनल में, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वहाँ पर भी कोई डिबेट होती है तो कोई भी अगर बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है तो वहाँ के जो एंकर होते हैं वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ये सारी जनता जानती है, सब जनता डिबेट देखती है। आज जनता बहुत जागरूक हो गई है। तो दबाव जैसा कांग्रेस का था वैसे मीडिया पे बीजेपी का है भी। यानी कि बीजेपी की वजह से पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा दिया है। हो सकता है। वाकई शुक्रिया। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं और मैं अंदर आपको ले जाना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि आखिर लोगों का क्या मानना है 15 अगस्त को लेकर, और अगले साल लोकसभा चुनाव है तो इस पर उनकी क्या सोच है, साथ ही पूर्ण प्रसून वाजपेयी मामले को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाल ही में पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दिया है, किसका दबाव था? कब किसका दबाव था? पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा दिया है एबीपी न्यूज से, एक खबर दिखाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया है, किसका दबाव था? जी आप बताइए कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है एबीपी न्यूज से, इसमें किसका दबाव आपको लगता है, किसने दबाव दिया उन पर? ये जो वाजपेयी सब कुछ यहाँ के हैं, हम साउथ से आए हैं, हमें कुछ पता नहीं। आप बताइए। इतना नेशनल न्यूज़ नहीं है ना, जी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। चलिए ये बताइए, कर्नाटक में आप कैसा कर रहे हैं अलायंस वाले? साउथ का मतलब कर्नाटक थोड़ी होता है। नहीं, साउथ में कितने स्टेट्स? साउथ में आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद। तेलंगाना। हैदराबाद में। तो चलिए बताइए कि तेलंगाना में ही काम कैसा हो रहा है? चल रहा है, बढ़िया है। वहाँ का लोकल गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है। आप बताइए कि जिस तरह से अगले साल लोकसभा चुनाव है तो आपका क्या मानना है, अगले साल मोदी सरकार? मोदी सरकार हम नहीं मानेगा कांग्रेस को लिए। मोदी सरकार नोटा को पूरा पब्लिक को रोड पे ला गया, पूरा नोटा बंद करे, हर एक बूढ़ा आदमी सब मरने वाले भी बैंक का चिड़ गए, इसलिए बहुत तकलीफ दिया उन्होंने। अगर भाई कोई किसी पब्लिक को बोला ही नहीं, जो हर एक पब्लिक को रोड पे ला लिया। आज भी कोई दिक्कत हो, दवाखाना में बड़ा बोले तो उसको पैसा होना बोले तो पैसा मिल रहा ही नहीं, उन्हें मरने के बाद भी पैसा मिले तो मिलता, नहीं तो नहीं मिला। कि आप दुखी हैं मोदी सरकार को लेकर? बहुत दुखी, बहुत दुखी। क्या कमियां बताना चाहेंगे मोदी सरकार को लेकर? अभी तो नोटबंदी हो गई, 1 साल से बढ़ के होगा, अभी तो भी नोटबंदी फ्री करना ना, कोई सारे बड़े दुनिया पे एटीएम पूरा बंद हो जा रहा है। कोई किसी अब हम दिल्ली आए, कार्ड लेके आए, कहाँ मिले तो पैसे भी मिल रहा नहीं, खाना बोले तो देख समझ के खाना पड़ता, देख समझ के जाना पड़ रहा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार को लेकर, आपकी क्या सोच है? क्या करने का, अयोध्या बना तुम बोल के बोले बीजेपी सरकार आने के बाद, उसका नाम ही नहीं ले रहे, उसका वो अमित शाह बोल के बोल रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ। मोदी सरकार के शासनकाल से खुश हैं या नाखुश हैं? क्या कैसा खुशी रहेंगे बोलो? क्या नाखुशी है? हाँ, किस बात को लेकर? नोटबंदी से पूरा धंधे बंद हो गए। हाँ, कौन सा काम करते थे आप जो बंद हो गए? जी बताइए। तो ब्लैक मनी अब तक तो ब्लैक मनी नहीं है, कहाँ पे कब तक में? 4
4 साल हो गए मोदी सरकार को, अगले साल लोकसभा चुनाव है तो क्या जी विदेश में रहे ब्लैक मनी कब लाते उन्होंने? ब्लैक मनी को लेकर आपको नाराजगी है? नाराजगी है ना। और भी मुद्दे हैं जो पीएम मोदी ने उठाए हैं, उसमें कहते हैं बीजेपी ने बहुत ब्लैक मनी बढ़ रहा है फॉरेन में। और भी मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी कहती है पीठ थपथपाती हमने बहुत कुछ किया है, तो उसमें आपको क्या लगता है? क्या करे बात करने, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जो है सिंसियर से जो है नहीं बात कर सके, तो हंगामा बात करने पब्लिक को जो है आकर्षित कर रहा होता है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैदराबाद वाले हैं। हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो जहाँ आप साउथ के हैं तो ये बताइए क्या साउथ में जिस तरह से आपने बताया वहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या आप अगले साल मोदी सरकार को वोट करेंगे? हम तो नहीं करते, बोले ना पहले हमारे साथी बोले। जी 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 अभी सिर्फ यहाँ पे भाषण मिलता है, राशन नहीं मिलता है। पीएम मोदी को लेकर कह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाराजगी है पीएम मोदी से? मैंने क्या कहा, उनके तरफ से हमें भाषण मिलता है मगर राशन नहीं मिलता, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या क्या तकलीफ है बताइए, क्या राशन नहीं मिलता जी बताइए? राशन बोले तो हर एक आदमी को रहने के वास्ते रोजगार चाहिए, कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, मगर वो नहीं मिलता है। रोजगार की बात कही आपने, रोजगार से खुश नहीं है? मैडम सबसे पहले तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो जीएसटी एक्ट हिंदुस्तान में एप्लीकेबल करा है उसकी पेनल्टी माफ़ करें 15 अगस्त के बाद। जो 50 रुपये दिन पेनल्टी लगाई जा रही है व्यापारियों पर, 15 अगस्त में ऐसी घोषणा कर दी जाए कि पेनल्टी माफ़ हो जाए। और जो जीएसटी है 9 जो फॉर्म अभी अबेटेड है, मतलब गवर्नमेंट उसको बना नहीं पा रही है एनुअल रिटर्न के लिए कि उसके कैसे बनाया जाए, वो फॉर्म जल्द से जल्द लाया जाए ताकि रिटर्न फाइल हो सके। लोग बहुत जीएसटी को लेकर परेशान हैं और रेट में और बदलाव किए जाएँ। जीएसटी में तो अभी बदलाव लाए गए, कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर किया गया है ना, कुछ चीज़ों जीएसटी के बाहर क्या वो अपनी एप्लीकेबल नहीं है। भगवान की मूर्ति थोड़ी लोग रोज खरीदेंगे कि लाख की चूड़ी खरीदेंगे कि बिंदी खरीदेंगे, ऐसी चीज़ों को बाहर करो जो लोगों की रोजमर्रा में। इन चीज़ों से जीएसटी को हटाया जाना चाहिए। नहीं, जीएसटी को हटाओ मत, मेरे समझ से जैसे सिंगापुर है, मलेशिया, दूसरे देशों में एक रेट जीएसटी के एप्लीकेबल, वो एक रेट लगा हुआ। और जो 50 रुपये की पेनल्टी लगा रही गवर्नमेंट, उसको बंद करो भाई, कुछ तो रिलीफ दो व्यापारी को। व्यापारी बहुत नाजुक है, मतलब खुश नहीं है मोदी जी की इस जीएसटी। सर आपका नाम क्या है? मैं निखिल खरे एडवोकेट हूँ। तो अगले साल चुनाव है तो फिर इस नाखुशी को व्यक्त करेंगे? नहीं, मैं नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी जी को मैं नहीं अपने मुंह से बोलना, भारतीय जनता पार्टी को खुद मालूम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मध्य प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बात से खुद कहीं ना कहीं आहत है कि जीएसटी एक्ट से व्यापारी परेशान है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं तो बाढ़ का पालक हूँ, चंद्रशेखर आजाद मंडल का उपाध्यक्ष हूँ जबलपुर से मैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों में बहुत परेशानी है। और जीएसटी एक्ट का बीजेपी को इस बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोटों में कमी को पेमेंट मिलेगी। तो फिर आपने ये बात बीजेपी आला कमान को क्यों नहीं बताई? मेरे माननीय सांसद जी मेरे राकेश सिंह, उनके थ्रू मैंने बात की थी, वो तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जी, मैंने आए तो आगे कोई कवायद नहीं हुई इस पे, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई? जीएसटी की बैठक चल रही है, 27 में बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट नहीं हुआ। जीएसटी या 9 अभी तक आया ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो व्यापारी कब रिटर्न भरे एनुअल रिटर्न अपनी? यानी व्यापारी अगले साल पीएम मोदी से बदला ले सकते हैं इस मामले को? ले सकते हैं। अगले साल जीएसटी और नोटबंदी को लेकर। जी मेरे साथ एक और शख्स है, जी बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जी ये सब जो आए हुए हैं लोग, तो EPS 95 बोल के जो अनसिक्योर्ड वर्कर है ये आए हुए हैं, वो भारत में कम से कम 60 लाख लोग हैं कि जिनको 1000 रुपये पेंशन मिलती है। कम से कम वो 9000 होना, इसके हेजिटेशन के वास्ते ये लोग सब आए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ये हमारा जो सवाल है वो झट से छुड़ाना, ऐसी मांग है हमारी। 1000 में क्या होता है जी 1000 में क्या होता है? पेंशन 1000 रुपये, दवाखाना है, बच्चे है, कौन बीमार है, गांव महंगा डीजल है, पेट्रोल सस्ता है, क्या है? सर आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। हाँ, क्या क्या दिक्कत वहाँ? महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी क्या करने का, मगर सब पूरा महंगाई है ना। हाँ, डीजल, पेट्रोल, गैस तो हर हफ्ते में, महीने में बढ़ा रहे। तो देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं, कुछ भी नहीं करे, खाली बातें करे। 4 साल हो गए खाली बातें करते हो। क्या शिकायतें हैं? शिकायत क्या है? महंगाई है, रिटायरमेंट का 1000 रुपये में क्या होने वाला है? दोनों जोरों मर्द का क्या होने वाला है? बाकी रिटायरमेंट को लेकर यहाँ पे लोगों का गुस्सा है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको लेकर चलती हूँ और भी लोगों के पास जो इस मामले पर अपनी राय रखेंगे कि आखिर क्या सोच रहा है उनका लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या अगले साल मोदी सरकार जीएसटी और नोटबंदी को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। आपने बहुत से लोगों की बात सुनी, उन्होंने किस तरह से गुस्सा है जो जाहिर किया है पीएम मोदी के खिलाफ। लेकिन अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को लेकर भी बहुत से लोग कहीं ना कहीं घेर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी को लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं जो है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जिस तरह से
कई मामले सामने आए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उस पर मोदी सरकार ने सख्त एक्शन तो लिया, लेकिन बहुत से खुश हैं और बहुत से नाखुश हैं। मैं इसी क्रम में सवाल पूछूंगी कुछ लोगों से, उनसे जानना चाहूंगी कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार को किस तरह आते हैं और क्या वाकई मोदी सरकार बेहतर सरकार है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। मेरे साथ एक शख्स है, उनसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है सर, महिलाओं की सुरक्षा हुई है मोदी सरकार में? कुछ इम्प्रूवमेंट तो मैडम ज़रूर हुआ है पहले के अपेक्षा, और उम्मीद है कि यदि मोदी सरकार मोदी जी रहें तो इससे आगे और भी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आप बताइए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार को कैसे आंकती हैं? पहले से तो कुछ बेटर है, पहले से कुछ बेटर है। किस तरह के बेटरमेंट को देख रही हैं आप? इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं, जिस तरह से कि मामले सामने आते हैं, आप बताइए, आप एक हाउसवाइफ हैं, कई ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी आते हैं, तो आप बताइए किस तरह स्थिति सुधरी है मोदी सरकार में, नहीं सुधरी है तो वो भी बताइए। मन में विश्वास बढ़ा, मन में विश्वास है और बढ़ा भी है। यानी मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के हक को लेकर। हाँ, थोड़ा बहुत तो खुश हैं? जी प्रयास ठीक है मैडम, प्रयास ठीक है, अभी वो हकीकत पे वो नज़र अभी आने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन कोई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर मोदी सरकार को घेरा गया है? मामले तो सामने आते ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखना पड़ेगा कि आपके भीतर कितना, आपके जब बाहर निकल रही हैं घर से, क्या महिलाएं बाहर निकल पा रही हैं या नहीं निकल रही? सर्टेनली निकल रही हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड खराब हो गया, तो इसलिए उम्मीद किया जाता है, और जिस तरीके की मोदी जी ने काम कर रखे हैं उस तरीके से उम्मीद है कि आगे। लेकिन देश की आज़ादी को 60 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में हर महिला ये उम्मीद करती है कि अगर रात के 12 बजे भी सड़क पे निकले अगर तो सुरक्षित हो, उसको किसी पुरुष का सहारा न लेना पड़े। तो क्या ऐसा दिन नहीं देखना चाहेंगे आप? एकदम से देखना चाहेंगे मैडम, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, माँ बहनों के लिए ये जरूरी है, और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये दिन जरूर आ जाएगा जब औरतें, हमारी घर की बेटी और बहुएं 24 घंटे भी बाहर निकल सकती हैं। तो अगले साल किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। जी शुक्रिया, अगले साल मोदी जी को वोट करेंगे। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम आगे और पूछते हैं और लोगों से सवाल कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं, आखिर महिलाएं कहां तक सुरक्षित हुई हैं मोदी राज में, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं मोदी सरकार को लेकर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? should be improved from the government. Yes. आपका क्या मानना है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है मोदी राज में? महिलाओं की सुरक्षा तो के ऊपर काम तो हो रहा है, लेकिन हम सबका ही दायित्व बनता है कि इसके प्रति सभी नौजवानों और जो भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं और उनका पूरा फोकस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत है। तो बाकी तो काम तो हो रहा है, लेकिन सारा ही दारोमदार उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। कितने मार्क्स देते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को? 5 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे मोदी सरकार को? 5 में से 4 नंबर तो मैं देना चाहूँगा। 4 नंबर देना चाहेंगे, यानी मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कहना है इनका। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे लोगों के ओपिनियन सामने आ रहे हैं उससे तो यही बयान हो रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार को जिस तरह घेरा जा रहा था वो सारा कहीं ना कहीं जो है खारिज होता जा रहा है। और ये खुद आप हमारे चैनल के थ्रू जान पा रहे हैं कि आखिर लोगों का क्या मानना है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। साथ ही पुण्य प्रसून वाजपेयी के मामले को लेकर भी बहुत से लोगों ने अपनी राय रखी। साथ ही जो साउथ से बहुत से लोग आए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सुर बुलंद किए हैं, उनका गुस्सा फूटा है मोदी सरकार के खिलाफ कि पीएम मोदी से भाषण देना जानते हैं, राशन नहीं। तो ये था आज मेरा खास प्रोग्राम का मुद्दा। कल फिर से मैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगी खास मुद्दा इन्हीं लोगों के बीच से। नमस्कार।